विधानसभा भवन में सेमिनार का आयोजन संसदीय लोकतंत्र के उन्नयन में राज्यपाल एवं विधायकों की भूमिका पर मंथन। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के तत्वावधान में आयोजित पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं सेमिनार के मुख्य अतिथि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी यहां पर मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भी यहां पर मौजूद है। तो विधानसभा भवन में सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्पीकर सीपी जोशी यहां पर मौजूद। तो सर्वश्रेष्ठ विधायक यहां पर सम्मानित होंगे। ये विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद यहां पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से अपना भाषण दिया जाएगा। अपनी बातें यहां पर उनकी ओर से रखी जाएगी। पक्ष और विपक्ष के तमाम नेतागण, विधायकगण यहां पर मौजूद हैं। जिन विधायकों की ओर से अपने अपने क्षेत्र में अच्छे कामकाज यहां पर किए हैं, उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। फिलहाल शुरुआत जो है वो राष्ट्रगान से यहां पर की जा रही है। और अब से इसके कुछ ही देर बाद में अपना भाषण जगदीप धनखड़ शुरू करेंगे। अपनी कुछ बातें यहां पर वो तमाम विधायकों से, मंत्रीगणों से कहेंगे। तो राष्ट्रगान यहां पर समाप्त हो गया है और उसके बाद में अब आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गोविंद सिंह डोटासरा, गुलाब चंद कटारिया, डॉक्टर सतीश पूनिया, तमाम विधायकगण फिलहाल विधानसभा में मौजूद हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विधानसभा भवन में सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। विधायकों की भूमिका पर मंथन किया जा रहा है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का आयोजन यहां पर, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ यहां पर चीफ गेस्ट हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा श्री गुलाब चंद कटारिया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल, और आज के समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करें। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल पश्चिमी बंगाल श्री जगदीप धनखड़ जी, आपसे निवेदन दीप प्रज्वलन कर इस सत्र का शुभारंभ करें। सम्मानित मंच से भी आग्रह दीप प्रज्वलन में शामिल होने के लिए। थोड़ा वॉल्यूम। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं। हर पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मुँह जाल में आने वाला कल न भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। और तिमिर चाहे कितना भी घना हो, आलोक की सिर्फ और सिर्फ एक किरण उसे प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से दीप प्रज्वलन किया गया है। उनके साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पर मौजूद है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी वहां पर मौजूद है और तमाम गणमान्य लोग वहां पर मौजूद हैं। हर किसी की ओर से यहां पर दीप प्रज्वलन जो किया गया है उसमें अपना सहयोग दिया। और उसके बाद अब कुछ ही देर में यहाँ पर तो आपको बता दें, ये तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से अपना भाषण यहाँ पर दिया जाएगा। और साथ ही हरियाली और खुशहाली के प्रतिरूप, वृद्धि और विकास के वाहक, प्रगति और परोपकार के प्रतीक नन्हे पौधों के माध्यम से करना चाहिए। डॉक्टर सीपी जोशी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे माननीय राज्यपाल महोदय को
ये नन्हा पौधा है। श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, आपसे भी अनुरोध। श्री गुलाब चंद कटारिया, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा। श्री शांति कुमार धारीवाल, संसदीय कार्य मंत्री राजस्थान सरकार। परंपरा को हमने थोड़ा सा परिवर्तित करते हुए आपका स्वागत नन्हे पौधे भेंट कर किया। कदाचित ये पौधे आपके व्यक्तित्व, निरंतर प्रगति और विकास की सोच के ज्यादा करीब हैं और हमने हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से आपका स्वागत और अभिनंदन किया और स्वागत के इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। शाब्दिक स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे डॉक्टर सीपी जोशी जी से। डॉक्टर सीपी जोशी जी ने अपने 2.5 दशकों में संसदीय जीवन काल में राज्य विधानसभा तथा संसद के सदस्य के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया है। आपने राज्य तथा केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में विभिन्न विभागों में प्रशंसनीय कार्य किया है। आप विधान मंडल में नवाचार के साथ साथ संसदीय प्रक्रियाओं तथा परंपराओं को पुष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। माननीय डॉक्टर सीपी जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। आज के समारोह के मुख्य अतिथि बंगाल के राज्यपाल महामहिम धनखड़ साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब, प्रतिपक्ष के नेता सम्माननीय कटारिया साहब, संसदीय मंत्री सम्माननीय धारीवाल साहब, उपस्थित साथियों, मैं सीपीए की तरफ से और आप सब की तरफ से महामहिम का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। महामहिम, आपको बुलाने के पीछे मन में एक उत्कंठा थी। हम अपने सीपीए के माध्यम से अलग अलग जो हमारे देश के अलग अलग पदों पर जो आदमी बैठे हुए थे, व्यक्ति, उनको बुलाकर हमने संसदीय परंपरा को समझने का, जो चुनौतियां लोकतंत्र में उसको समझने की कोशिश करने के लिए हमने श्रृंखलाओं का आयोजन किया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस सदन में भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम जी, वर्तमान मंत्री गडकरी जी, सहस्त्रबुद्धे जी और अन्य कितने ही विद्वानों को हमने यहाँ पर बुलाया और उनकी बात हमने सुनी। हमारे मन में एक कल्पना थी कि संसदीय लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका के संबंध में आप भी इस बात को मानेंगे कि गवर्नर की भूमिका दोहरी भूमिका है। एक तरफ गवर्नर कार्यपालिका के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, दूसरी तरफ विधायिका के कामों के अंदर भी गवर्नर की भूमिका है। चाहे विधानसभा को बुलाना हो, चाहे सत्र को समाप्त करना हो, चाहे ऑर्डिनेंस के माध्यम से ऑर्डिनेंस के लिए साइन करना हो, चाहे फाइनेंस बिल जो असेंबली में आता है उसमें कंसर्न लेना हो, ये गवर्नर की एक भूमिका है। पर जो विषय हमने आज रखा है वो विषय रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन फर्दरेंस, गवर्नर का और विधायकों की भूमिका का। माननीय महामहिम महोदय, मुझे आपको स्मरण कराने में बहुत प्रसन्नता भी है। इस देश में संसदीय लोकतंत्र का एक इतिहास था जब बंगाल के गवर्नर थे धर्मवीर जी, वो ब्यूरोक्रेट थे मान्यवर, और आप पॉलिटिशियन हैं जो को बंगाल में आज गवर्नर का काम करने का मौका मिला। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि धर्मवीर जी जब गवर्नर थे तब देश की राजनीति में एक परिवर्तन हो रहा था। उस समय बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और ज्योति बसु वहाँ के मुख्यमंत्री थे। आपको स्मरण होगा कि गवर्नर की भूमिका यह है कि विधानसभा में जो भाषण दिया जाता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पास करने के बाद गवर्नर को देती है और गवर्नर उस भाषण को सदन में पढ़ता है। और पहली बार इस देश के इतिहास में गवर्नर धर्मवीर जी ने, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और सरकार थी,
जिनके भाषण को विधानसभा में नहीं पढ़ा। मैं स्मरण इसलिए दिलाना चाहता हूं कि उस समय देश की जो परिस्थितियां थी उसमें पहली बार एक ऐसी सरकार विधानसभा में थी और केंद्र में एक अलग तरह की सरकार थी। आज दोबारा इस देश में एक ऐसा अवसर आया जब प्रदेश में एक अलग तरह की सरकार है और केंद्र में एक अलग तरह की सरकार है, और वहाँ के बंगाल के मुख्य गवर्नर हैं, राजस्थान के पूर्व विधानसभा के सदस्य, केंद्र के मंत्री, और आज आप वहाँ पर बैठे हुए गवर्नर के रूप में। आज पूरा देश और संसदीय लोकतंत्र में ये चीज़ हमें सबको समझने की आवश्यकता है कि गवर्नर की भूमिका क्या है। इस देश में मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि रमेश भंडारी यूपी के गवर्नर थे, एक दिन के वहाँ भी मुख्यमंत्री बने थे। ये जो ग्रे एरिया है जहाँ पर डिस्कशनरी पावर है गवर्नर की, उस ग्रे एरिया को जुडिशरी में चैलेंज किया जा रहा है। और ग्रे एरिया को जो चैलेंज किया जाता है तब गवर्नर की भूमिका दोहरी हो जाती है कि क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव हेड भी हैं और आपको विधायिका के रूप में भी हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने का आपकी जिम्मेदारी आपकी है। तो मेरे मन में उत्कंठा थी कि एक गवर्नर के रूप में इस संसदीय लोकतंत्र में जब डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है, इस देश में डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है और इस देश में जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, उस परिदृश्य में गवर्नर की भूमिका जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड होने की भूमिका के साथ साथ मान्यवर अंबेडकर जी ने कहा था कि कानून कुछ भी बना दें, पर व्यक्ति जो उस जगह पर बैठा हुआ है उसकी भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए रोल दो तरह के होते हैं मान्यवर, एक रोल होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। आप गवर्नर के रूप में मुझे ऐसा लगता है आप अपनी एक्टिव भूमिका को इस लोकतंत्र के सामने रख रहे हैं। इसलिए हमारे सबके मन में उत्कंठा थी कि हम आपको बुलाएं, आप हमारे हैं। और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिस राजस्थान के प्रदेश में गवर्नर बहुत रहे हैं, चाहे नवल किशोर जी हो, चाहे कमला जी हो, चाहे हमारे गोविंद सिंह जी हो, चाहे व्यास जी हो, चाहे शिवचंद्र जी माथुर हो, चाहे हरदेव जोशी हो, चाहे भैरव सिंह जी शेखावत को उपराष्ट्रपति अवसर बनने का मौका मिला। पर आप बिरले गवर्नर हैं जिन गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी भूमिका को लोकतंत्र में लोगों के सामने समझाना है कि गवर्नर अपनी भूमिका का निर्वहन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किस तरह से कर सकता है। ये निर्भर करेगा गवर्नर के रूप में आप में और व्यक्ति के रूप में ऑनरेबल धनखड़ साहब के ऊपर। इसलिए हमारे मन में इच्छा थी कि हम आपको बुलाएं, आपकी बात सुने, और जो हमने एक सीपीए के माध्यम से परंपराएं की है उस परंपरा में हम आपके अनुभवों को सुनकर कैसे हम इस देश में लोकतंत्र को मजबूत कर सकें, अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें, ये सोचकर आपको बुलाया। ऐसे मान्यवर, मैं सीपीए के अध्यक्ष के नाते आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपके अनुभवों का लाभ हम सबको मिलेगा। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज के दिन हमने ये भी फैसला किया कि जो हमारे बेस्ट विधायक हैं उनको भी हम पिछले 2 साल में हम उनको अवार्ड नहीं कर पाए। तो हमने कहा आपके इस भाषण के साथ साथ हम इसका भी लाभ उठाएं कि आपके हाथ से, क्योंकि आप भी विधानसभा के सदस्य रहे हैं और विधानसभा के साथियों के मन में ये कल्पना है कि हमने किस तरह के विधायकों का चयन किया है जिससे समाज में एक मैसेज जाए कि राजस्थान विधानसभा में जो हम सामूहिक रूप से बैठकर प्रतिपक्ष और पक्ष के लोग बैठकर किस तरह के निर्णय करते हैं। उन जो हमारे विधायक है जिनको हमने सर्वश्रेष्ठ चुना है, जिसमें ज्ञानचंद जी पारेख हैं, जिसमें संयम जी लोढ़ा हैं, जिसमें बाबूलाल जी हैं, जिसमें श्रीमती मंजू देवी जी हैं, हमने ये उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हमारे यहाँ चयन की प्रक्रिया में जहाँ अनुशासन का ध्यान रखते हैं, कितना इफेक्टिव पार्टिसिपेशन उसका ध्यान रखते हैं और ध्यान रखते हैं कि कितने इफेक्टिव ढंग से वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी असेंबली में। हमारे असेंबली में बहुत बड़ा हम सौभाग्यशाली हैं कि 200 विधानसभा में यदि ऑन एन एवरेज देखा जाए तो सबसे एक्सपीरियंस असेंबली कोई है तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान की असेंबली है, जहाँ पर 5 से 7 साल से लगा 7 तारीख के एमएलए भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए इन सब भावनाओं के साथ कि आपके अनुभवों का लाभ हमें मिलेगा और आपके अनुभवों के आधार पर इस देश में संसदीय लोकतंत्र में गवर्नर की जो भूमिका है, कैसे इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करें, उसमें हम कुछ आपके अनुभव का लाभ ले सकेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं और सारे साथियों की तरफ से पुनः आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर सीपी जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। और अब हम श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब को आमंत्रित करना चाहेंगे उद्बोधन के लिए, लेकिन उसके पहले आपका एक संक्षिप्त परिचय। इस विधानसभा में आप सर्वाधिक अनुभवी सदस्य हैं। आप 8वीं बार
राज्य विधानसभा के लिए चुने गए सुदीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले। श्री कटारिया जी का संसदीय जीवन सभी जनप्रतिनिधियों के लिए अनुकरणीय है। दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री कटारिया जी ने राज्य के अनेक विभागों में मंत्री के रूप में श्रेष्ठतम कार्य किया। आप वर्तमान राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। श्री गुलाब चंद कटारिया, माननीय नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधानसभा। आज हमारी विधानसभा का सौभाग्य है, किसी भी विधानसभा के एक सदस्य जो हमारे साथ विधायक के रूप में रहे, आज राज्यपाल के रूप में, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हम सब बंधुओं को आपका स्वागत करने का प्रभु ने अवसर दिया। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये अवसर देने का काम जिन्होंने किया उनको भी धन्यवाद देता हूँ। सीपी जोशी जी ने इस सीपीए को ये क्या होती है और क्या करती है, इसको इन्होंने हम सब विधायकों को जानकारी पहुंचाई और उससे जोड़ने का प्रयास किया। और आज आपको बुला करके इस चुनौतीपूर्ण समय में राज्यपाल की क्या भूमिका है, शायद आपके अनुभव से और हमारे संविधान में जो अधिकार दे रखा है उसके अनुसार किस प्रकार से जोड़ करके देश के लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है, उसका आपका अनुभव भी हम सुनेंगे। मैं अपने सब साथियों की ओर से भी आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं सोचता हूँ आज जिन सर्वश्रेष्ठ विधायकों का चयन हुआ है, मैं भी कई वर्षों से विधायक हूँ, लेकिन अब की बार सीपी जोशी जी ने जो चयन किया है वो उन विधायकों की क्वालिटी को ध्यान में रख करके वो किस प्रकार से अपना जीवन विधानसभा में जीते हैं। आज ये इस विधानसभा का सौभाग्य है कि एक शेड्यूल ट्राइब का लगातार कोटड़ा जैसे एक दुर्गम क्षेत्र से विधायक के रूप में जीत करके आया तीसरी बार, और किस तरह से अपनी बात को रखता है। बहुत अधिक पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जिस विश्वास और आत्मविश्वास के साथ अपने विषय को, अपनी जनता की बात को रखता है, पूरा समय उपस्थित रहता है, हर कार्यक्रम में भाग लेता है और उसकी ये जो विधानसभा में जो भूमिका है उसको ध्यान में रख करके उसका चयन किया है, उसके लिए मैं उनको और विशेष करके अध्यक्ष जी को, यद्यपि उस कमेटी में हम भी हैं, पर ये जो मन था वो अध्यक्ष का ही था कि ऐसे लोगों का भी चयन होना चाहिए जो विधानसभा में एक अनुशासन तरीके से अपने विषय को भी रखे और विधानसभा में अपनी उपस्थिति को भी दर्ज करा करके सारे विधायकों को एक बात देने का प्रयास करें कि अगर सीखना है तो हाउस में अधिक से अधिक बैठने का प्रयास करो। क्योंकि प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो आप में और जैसी शक्ति, एनर्जी पैदा करे ताकि लोकतंत्र को मजबूत कर सकें। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद श्री गुलाब चंद कटारिया, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत। आप राजस्थान का गौरव हैं, हमारा अभिमान है। आपसे आग्रह, उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय श्री जगदीप धनखड़ साहब, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद कटारिया साहब, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल जी और तमाम उपस्थित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के राजस्थान शाखा के सदस्यगण, पदाधिकारीगण, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से महामहिम राज्यपाल श्री धनखड़ साहब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि जैसा कटारिया साहब ने कहा, एक इसी सदन के सदस्य के रूप में रहे हुए हों, पार्लियामेंट्री मेंबर भी रहे हों, केंद्रीय मंत्री भी रहे हों राजस्थान से, परंतु साथ में अब राज्यपाल जैसे गरिमामय पद पर वेस्ट बंगाल
में आप हैं, ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है। मैं इस मौके पर डॉक्टर सीपी जोशी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वास्तव में कटारिया साहब ठीक कह रहे थे कि सीपीए क्या होती है ये जानकारी लोगों को होती नहीं थी। पार्लियामेंट के अंदर भी ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहाँ थोड़ी बहुत जानकारी होती है, परंतु राजस्थान में कभी ऐसी परंपरा रही नहीं। सीपी जोशी जी ने वास्तव में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जो बना हुआ है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें जिस रूप में इसको एक्टिव किया, उन्होंने खुद ने भी बताया किस प्रकार से कितने लोग यहाँ पर आए, अपने विचार व्यक्त किए, ये नई परंपरा शुरू हुई। और उसी प्रकार से डॉक्टर सीपी जोशी जिस प्रकार से निष्पक्ष होकर संचालन कर रहे हैं विधानसभा के अंदर अध्यक्ष के रूप में, वो भी तारीफ के काबिल है। देश के अंदर अधिकांश राज्यों में विधानसभाएं कहीं 4 दिन, कहीं 8 दिन, 10 दिन में ख़त्म हो जाती है। बड़े सेशन भी बड़े बड़े राज्यों के अंदर, और हमारे यहाँ जिस प्रकार से पक्ष विपक्ष मिलकर के लंबे समय तक चलाने का प्रयास करते हैं और वो संपन्न हो रहा है राजस्थान के अंदर, इस बात की मैं समझता हूँ प्रसन्नता है। बहुत कम राज्य हैं जहाँ इतने लंबे समय तक असेंबली चलती हो। तो माहौल राजस्थान में इस प्रकार का बना हुआ है, और माहौल के अंदर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की इस प्रकार की गतिविधियाँ होना, मैं समझता हूँ कि प्रदेश के लिए भी और हमारे सब सदस्यों के लिए भी, क्योंकि इसमें पूर्व विधायक भी इसमें सम्मिलित होते हैं, मेंबर होते हैं। तो एक प्रकार से ये मंच ऐसा है जहाँ पर हम बात करके सुन के आगे की पीढ़ियों को एक संदेश दे सकते हैं। भूमिका जो रखी गई संसदीय लोकतंत्र के उन्नयन में राज्यपाल विधायकों की भूमिका, मैं समझता हूँ इसमें तो हमारे राज्यपाल महोदय खुद ही जाता है, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, संविधान के और कानून के मर्मज्ञ, और अब इस पद पर बैठे हुए हैं। जो पद जो है, अभी सीपी जोशी ठीक कह रहे थे, कई बार सरकारें जो है केंद्र में भी राज्य में एक पार्टी की होती है, काम आसान होता है। अलग अलग पार्टी की होती है, काम बड़ा मुश्किल होता है। राजस्थान का सौभाग्य रहा है कि यहाँ पर जो भी गवर्नर आए हैं, सरकारें किसी की रही हो राज्य में या केंद्र में, पर जो सरकार के साथ में संबंधित थे राज्यपाल महोदयों के, मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज बहुत अच्छे रहे हैं, कोई शिकायत नहीं। वेस्ट बंगाल की स्थिति कुछ थोड़ी दूसरी है, वो तो ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि उसमें भी जो हालात हैं देश में, मैं इसलिए राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा नहीं करना मेरा उचित रहेगा, ये मुख्यमंत्री, क्योंकि मैं कोई बात ऐसे बोल गया तो वो नेशनल न्यूज बन जाएगी। अच्छा है कि वो हमारे मामा ही राज्यपाल पे छोड़ देते हैं, तो क्या भूमिका होनी चाहिए वो। जहाँ तक विधायकगणों का सवाल है, मैं समझता हूँ कि राजस्थान में कुछ भी हो, पक्ष विपक्ष के आपस में संबंध भी अच्छे रहते हैं, व्यक्ति से भी और असेंबली के अंदर भी। ये हमारी महान परंपरा है। और उदाहरण एक 28 तारीख को हम लोग पक्ष विपक्ष सभी लोग मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री निवास पर रात्रि भोज पे मिल रहे हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि राजस्थान की अच्छी परंपरा है। इसके निर्वहन जब आज़ादी के बाद से जो उतारा है, वो भी एक कारण होता है। जो परंपराएं चली आती है वो आगे अपना आप भी आगे बढ़ती जाती है। तो मुझे खुशी है कि ये परंपराएं जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री हो या नेता हो, उन सब ने जो स्थापित की है, वही परंपरा आज कायम है। मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी इससे अच्छी परंपराएं काम होती रहेगी। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि
डेमोक्रेसी में अभी कहा गया कि बहुत बड़ी भूमिका होती है राज्यपाल की भी, जो कोई दो राय नहीं, क्योंकि कई बार बड़े ऐसे क्षण आते हैं जब निर्णय करने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए राज्यपाल की जो नियुक्ति हुई थी जब आज़ादी के बाद में, डिस्कशन होने के बाद में, सोच समझ के हुई थी और वो प्रयोग अभी कामयाबी के साथ चल रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो विधायक हमारे हैं और जिस प्रकार से भाग लेते हैं विधानसभा के अंदर भी, उनकी अपनी एक अलग रुचि होती है, उनकी अलग दायित्व होता है। और जो समय बदल गया है उसमें अब पार्लियामेंट के मेंबर हो या विधायक हो, जनता एक्सपेक्ट करती है, चाहे गली मोहल्ले की सफाई हो या उनको कोई छोटे बड़े विकास के काम हो, वो विधायक से ही उम्मीद करते हैं, बल्कि लोकसभा के मेंबर से उम्मीद कर लेते हैं। तो ये जो स्थिति बनी है, ये इसलिए बनी है समय के साथ साथ में जो स्थानीय निकाय है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, पंचायतें हैं, उनको और ज़्यादा मजबूत करने का सकता है, जिससे कि उनका काम वो करे, लॉ मेकर का काम विधायक करे, मेंबर पार्लियामेंट करे। पर लंबे समय हम देखते हैं कि वो स्थिति है नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ इन तमाम बिंदुओं पर जब आप प्रकाश डालेंगे तो हमारे लिए भी वो एक प्रकार से अनुभव की बात होगी। इसलिए मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका यहाँ आना, आपने इस निमंत्रण को स्वीकार किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और पुनः मैं कहना चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय की जो सोच है उसके कारण संभव हो रहा है कि हमारे लगातार कोई न कोई डिग्निटी आ रही है और अपनी बात कह रही है। यहाँ पर ही बात करते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और जो चार हमारे विधायक जो जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है, उसको मैं अपनी ओर से, तमाम साथियों की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हुआ, जो कटारिया साहब ने कहा कि श्याम लोढ़ा जी, ज्ञानचंद पारिक जी, मंजू मेघवाल जी, बाबूलाल खराड़ी जी, इनका जो चयन हुआ है, चयन करने की प्रक्रिया थी, वास्तव में वो भी तारीफ के काबिल है। और मैं देखता हूँ कि चयन हुआ है, इससे आगे आने वाले वक्त में और विधायक भी प्रेरणा लेंगे। ही बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे, अपने अपने मोबाइल सेट को स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड पर कर लें। माननीय राज्यपाल पश्चिमी बंगाल श्री जगदीप धनखड़, आपकी मेधा का गान, आपकी कार्यकुशलता की कहानी बहुत लंबी है। हम अनुरोध करना चाहेंगे आपसे कि आप उत्प्रेरण दें, लेकिन उसके पहले आपका एक संक्षिप्त परिचय। राजस्थान की राजनीति में एक जानी मानी शख्सियत, झुंझुनू आपकी जन्मभूमि के साथ कर्मभूमि भी रही है। आप केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। 1989 से 1991 तक सांसद रहे। 2003 में अजमेर के किशनगढ़ से आप विधायक चुने गए। आप जाने माने वकील भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और साथ ही हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। देश के चहुमुखी विकास के योगदान में आपका अविस्मरणीय योगदान रहा है। माननीय से आग्रह करना चाहेंगे, अपना उद्बोधन और मार्गदर्शन, उत्प्रेरण हमें प्रदान करें। माननीय राज्यपाल महोदय। Honorable Speaker, President CPA, Rajasthan Dr. C.P. Joshi ji, Honorable Leader of the House, Chief Minister Shri Ashok Gehlot ji, Honorable Leader of Opposition Shri Gulab Chand Kataria ji, Honorable Minister for Parliamentary Affairs Shri Shanti Dhariwal ji, distinguished members of the CPA Rajasthan and members of the media, मेरे लिए
राजस्थानी होने के नाते, पूर्व विधायक होने के नाते और पश्चिम बंगाल का प्रथम सेवक होने के नाते यहाँ पर आना एक ऐसा अवसर है जो जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। और डॉक्टर सीपी जोशी को मैं इसके लिए हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। डॉक्टर सीपी जोशी जी ने जिस विषय का चयन किया है वो अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। रोल ऑफ गवर्नर एंड द लेजिस्लेटर्स इन फर्दरेंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसका सामयिक महत्व भी है। कोई दिन नहीं जाता जब ये पीड़ा मैं महसूस नहीं करता हूँ, तो मैं मानकर चलता हूँ विधायकों की भी पीड़ा होगी जो वो महसूस करते होंगे। डॉक्टर सीपी जोशी जी को मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूँ कि विषय के चयन में उन्होंने भारत की संविधान की मूल भावना को दर्शाया है। यदि अगर आप भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 को देखेंगे तो उसमें स्पष्ट अंकित है, लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड मेंबर्स ऑफ द असेंबली। ये संविधान में निश्चित रूप से अंकित है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में राज्यपाल और विधायकों का क्लिष्ट कर्तव्य है। इन दोनों को एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी और उसमें ट्रांसपेरेंसी हो लागू करने का दायित्व है। उनके औजार और हथियार सीमित हैं। आई विल अर्ज ऑल ऑफ यू टू बियर इन माइंड, जो बहुत पहले लंबे समय से कहा गया है बाय थॉमस फुलर, आई कोट, बी यू एवर सो हाई द लॉ इज अबव यू, अनकोट। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कानून किसी की मुट्ठी में नहीं है, सब कानून की मुट्ठी में है। देर सवेरे कानून का शिकंजा निश्चित रूप से उस व्यक्ति तक पहुंच पाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिनका पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है, संविधान निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। उन्होंने इस विधानसभा में कहा, कोट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड और अंडरमाइनिंग द रूल ऑफ लॉ इज ग्रामर ऑफ अनार्की एंड सूनर वी अबैंडन देम द बेटर फॉर अस, अनकोट। यदि अगर प्रशासनिक व्यवस्था, स्टेट गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स और रूल ऑफ लॉ से भटक जाती है तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा कुठाराघात होता है। आज के दिन राज्यपाल और विधायकगण बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं और ये बहुत चिंता और चिंतन का विषय है। भारत के संविधान में हर पद की गरिमा का ध्यान रखा गया है और दायित्व निश्चित किया गया है। जो भी संवैधानिक पद है और जो शपथ वो लोग लेते हैं, माननीय विधायकगण सहित, वो क्या कहते हैं? आई कोट, शपथ का हिस्सा है, बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनकोट। और आगे है, अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो कोई कितने भी बड़े पद पर है, वो ये शपथ लेता है कि मैं संविधान के दायरे में काम करूंगा। पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शपथ है उसमें बदलाव है और सिर्फ इन दो पदों की शपथ में ही बदलाव है। अनुच्छेद 60 में
राष्ट्रपति जी शपथ लेते हैं, राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 159 में लेता है, और उनकी जो शपथ का हिस्सा है और जिसको अक्सर नज़रअंदाज कर उनको कटघरे में रखा जाता है, उसको समझने की बहुत आवश्यकता है। इन 2 पदों पर जो लोग हैं उनकी शपथ है, आई कोट, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। जहां सबको संविधान के दायरे में काम करने की शपथ लेनी पड़ती है, इन 2 पदों पर आसीन व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वो संविधान की मर्यादा को बचाएं, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करें। इन 2 पदों की शपथ का एक दूसरा हिस्सा और है, और वो इसलिए ज्यादा समझने की आवश्यकता है क्योंकि भ्रांति फैल जाती है कि इन पदों पर विराजमान व्यक्ति क्या अपने दायरे से बाहर कार्य कर रहा है। तो लिखा हुआ है दोनों की शपथ का हिस्सा, कोट, टू डिवोट टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जी के लिए और राज्यपाल के लिए, ऑफ द स्टेट। अब इस शपथ की पालना करने में टकराव अक्सर हो जाता है, और यदि अगर जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, आप उस राज्य के राज्यपाल हैं जिनकी सरकार दिल्ली में नहीं है, तो आप सॉफ्ट टारगेट हैं। एक तरीके से आप पंचिंग बैग हैं, आप पर कुछ भी आरोप लग सकता है। आपको पार्टी का एजेंट कहा जा सकता है, केंद्र के एजेंट को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति कहा जा सकता है, पर जो इस पद पर है, यदि अगर वो इन बातों से भटक जाएगा, कमजोरी दिखाएगा, तो शपथ के प्रति सही नहीं। मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती है, चिंतन भी करता हूं और चिंता भी होती है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल सार्वजनिक रूप से कैसे लड़ सकते हैं? अब आप लोगों के गले ये बात आसानी से नहीं उतरेगी, क्योंकि आप रोज पढ़ते हैं। मेरा अथक प्रयास रहा है और आगे भी रहेगा। राज्यपाल की हैसियत से मेरा प्रमुख दायित्व है कि मैं सरकार की मदद करूं, कंधे से कंधा लगाकर सरकार का सहयोग करूं, पर एक हाथ से यह काम संभव नहीं है, और ये हालात में देख रहा हूं जो चिंता का विषय है। यदि अगर इन दोनों पदों पर विराजमान व्यक्ति दे डोंट बिलीव इन डायलॉग, डेलिब्रेशन, डिस्कशन, तो डेमोक्रेसी से हम भटक जाएंगे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसका समाधान डायलॉग, डिस्कशन और डेलिब्रेशन से नहीं हो। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अनुभवी हैं, पर मैं हाल की एक घटना की ओर संकेत देना चाहूंगा। असेंबली को प्रोरोग करने की सिफारिश राज्यपाल की हैसियत से मेरे समक्ष आई, मैंने स्वीकार कर लिया। यही मेरे से उम्मीद थी। एक दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर टिप्पणी की कि ऐसे पद पर विराजमान व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करे, उदंडता करे, ये उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं अचंभित हो गया, आखिर किया क्या है? सरकार का
अनुरोध स्वीकार किया है, मैंने तुरंत उनसे संपर्क करने का प्रयास किया। उनके दल के वरिष्ठ सांसद ने मेरे से बात की और कहा कि ये थोड़ी गलती हो गई, पर गलती में सुधार नहीं हुआ, ये पीड़ा है मेरे मन में। राज्यपाल के पास जो राजनीतिक पद पर लोग बैठे हैं केंद्र में या किसी प्रांत में, उतना न तो लवाजमा होता है न अधिकार होते हैं। He has to be on occasions one man army। तो मैंने ये कोशिश की। दूसरा, कई बार टकराव अज्ञानता की वजह से होता है, और ये होता है कि हाँ भाई, अंधकार में तो कोई हमें परेशान करने के लिए बैठा है। यहाँ बहुत वरिष्ठ विधायकगण हैं, कहा कि विधानसभा को आहूत कर लो, समन कर लो, और ये अनुरोध मेरे पास आया गृह सचिव से। मैंने प्रश्न पूछा, आप अपने अनुरोध का वैधानिक कारण तो बताइए। वरिष्ठ अधिकारियों समझ में आ गया, तो मुख्य सचिव ने लिखकर भेज दिया। वो समस्या ही उनकी हुई। मैं संविधान की शपथ का अनादर करने की स्थिति में नहीं हूं। मैं वही काम कर सकता हूं जो संविधान के अनुकूल है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि राज्यपाल कटघरे में होता है और उसको मीडिया की सपोर्ट तक नहीं मिल पाती है। आखिर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह अनुरोध प्रेषित किया। अब भारत के संविधान को जो जानते हैं, समझते हैं, वो मानते हैं कि पूरे संविधान में आर्टिकल 163 स्पष्ट है, देयर विल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। तो कैबिनेट का फैसला आना चाहिए। हमारी मुख्यमंत्री से मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत गहराई के हैं, भाई बहन के हैं। लोगों को जानकारी नहीं होगी, हमारा संवाद लगातार है। उन्होंने पहले मुझे कहा इन फेस ऑफ कैबिनेट, और फिर मीडिया को कहा। मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, संविधान में फेस ऑफ कैबिनेट नहीं है। संविधान में कैबिनेट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप मुख्यमंत्री हैं। आखिर में उन्होंने एक प्रस्ताव भेज दिया कैबिनेट का, और गलती होगी कि रात को 2 बजे बुलाओ। मुझे लगा शायद कोई ऐतिहासिक मौका करना चाहते होंगे। आज़ादी के बाद हमने देखा, जब जीएसटी रेजिम लागू हुआ और माननीय प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, तो आधी रात को हुआ था। तो मैंने तुरंत मुख्य सचिव को सूचना भिजवाई कि ऐतिहासिक एक्शन बनाना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, वरना मुझे लगता है कुछ भूल हो गई है। अब उन्होंने समय नहीं निकाला, उनको आदेश नहीं मिला, और पूरा मीडिया लग गया कि राज्यपाल विधानसभा को आहूत नहीं कर रहे हैं, राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। मैंने दस्तखत कर दिए। दस्तखत कर दिया तो एक समस्या होगी कि आधी रात 2 AM क्यों? तो 2 AM और 2 PM का मामला ट्विटर पर चलता रहा। लाइटर वेन में यहां तक आ गया कि सरकार PM शब्द यूज नहीं करना चाहती, इसलिए AM कर दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि आई हैव टू एक्ट एज अ फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर टू द गवर्नमेंट। मेरा सबसे बड़ा साक्ष्य ममता जी हैं। फेस टू फेस कहूँगा तो मुख्यमंत्री की हैसियत डेमोक्रेसी में बहुत बड़ी होती है। उसके पीछे जनता का दम है।
सैंक्शन ऑफ द पीपल, ये मैंडेट बहुत बड़ा है। मुझे बार बार नॉमिनेटेड कहने के बजाय मैं उनको कहता हूं आई अप्रिशिएट यू रिप्रेजेंट मैंडेट ऑफ 9 करोड़ पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सर्वोपरि हैं, पर मैंने कहा मेरे को थोड़ा तो स्पेस दीजिए। अब आप लोगों की विधायकों की स्थिति भी मेरे जैसी है। आप लोगों को भी एक प्रिज्म से देखा जाता है। जब मैं कहता हूं विधायकों की, ये राजस्थान के विधायकों से संबंधित नहीं है। आई फोकस ऑन लेजिस्लेटर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस। मैं एक साथ कह रहा हूं, यहाँ के हालात के बारे में तो मैं कायल हूं। इसका कुछ भी राजनीतिक अर्थ निकले, राजनीति में सर्वश्रेष्ठ मापदंड जो पक्ष विपक्ष का हो सकता है वो इस विधानसभा ने दशकों से देखा है। मैं नहीं भूल सकता उस दिन को जब राज्यपाल बनकर पहली बार आया, माननीय मुख्यमंत्री जी सपरिवार उस कार्यक्रम में रहे। ये है, पर आपकी पीड़ा क्या है? सरकारी तंत्र सीधा समझ जाता है कि यह सत्तारूढ़ का विधायक है या प्रतिपक्ष का है। फिर प्रतिपक्ष में भी यह समझ जाता है कि यह सत्तारूढ़ के नजदीक है या नहीं है। यह बहुत बड़ी चुनौती है जिसके लिए मुझे लगता है कि आंख बंद कर नहीं कह सकते सब ठीक है। सीपीए एक ऐसी संस्था है और डॉक्टर सीपी जोशी इसके माध्यम हो सकते हैं, क्योंकि 3 दशक पहले जब केंद्र में जूनियर मिनिस्टर था पार्लियामेंट्री अफेयर्स का, तब एक सीपीए हुई थी, उसका मैं कोऑर्डिनेटर था। सब देशों के लोगों से चर्चा का मौका मिला। कमोबेश सब जगह समस्या यही है। इसका हल निकालिए मान्यवर, ताकि इस बीमारी का यदि अगर इलाज भी शुरू हो जाएगा तो जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम इस टकराव को, इस आक्रोश को, इस खराश को, इस एबरेशन को खत्म कर सकते हैं। भारत के संविधान में एक ही व्यक्ति के लिए ड्यूटी का शब्द उपयोग किया गया है और किसी के लिए नहीं किया गया है, और वो किया गया है अनुच्छेद 167 में, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर टू द गवर्नर। वो मैंने संविधान की डिबेट्स पढ़ी कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई, और ये कहा इस अनुच्छेद कि राज्यपाल को अधिकार है और मुख्यमंत्री का दायित्व है कि जो जानकारी मांगे वो उसको मिले। 2.5 साल से अधिक समय तक अथक प्रयास करने के बावजूद इस राज्यपाल को एक भी जानकारी प्रेषित नहीं की गई। ये मेरे लिए चिंता का विषय है और सीपीए के लिए चिंतन का विषय है। आखिर संविधान के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि सबसे कड़ा कदम ही उठाया जाए, इसका कोई न कोई रास्ता होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुभव के आधार पर ज़्यादा पता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो संविधान के तहत कॉन्स्टिट्यूट होता है, जिसका प्रावधान पूरी तरह से यूनियन फाइनेंस कमीशन जैसा है, उनका एक ही दायित्व है कि राष्ट्रपति को रिपोर्ट दें ताकि
केंद्र और राज्यों में धन का बंटवारा कैसे हो, और राज्यपाल को रिपोर्ट दें कि राज्य पंचायत और नगर पालिका में बंटवारा कैसे हो। माई जॉब इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व एंड डिफेंड इट। अब ऐसी हालात में आई हैव बीन डब्ड बाय मीडिया एंड कॉल्ड प्रोएक्टिव गवर्नर। मैं नहीं हूं, आई एम अ कॉपी बुक गवर्नर। आई बिलीव इन रूल ऑफ लॉ, आई बिलीव इन लो प्रोफाइल वर्किंग, और मैं किसी भी परिस्थिति में किसी के कहने पर संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी ने कहा था, आई कोट, और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, कोट, इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी is not possible if we are not prepared to hear the other side, unquote. मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब पक्ष विपक्ष में संवाद नहीं होता है। मुझे पीड़ा होती है कि शीर्ष नेतृत्व का संवाद इतना इमोटिव होना चाहिए कि आधी रात को भी बात हो सके, और मेरा सीमित अनुभव कहता है कि हर पहलू का दूसरा पक्ष होता है। मोर ऑफन देन नॉट द अदर पॉइंट ऑफ व्यू इज द करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे बहुत समय दिया, ये सुअवसर दिया। इट्स अ लाइफ टाइम मोमेंट फॉर मी। मेरी जिंदगी में बहुत ऐसे मौके आए हैं जिसको मैं समझता था कि शायद इससे बेहतर कभी नहीं होगा। सबसे कम उम्र में राजस्थान बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनना, राजस्थान का सीनियर मोस्ट डेजिग्नेटेड सीनियर होना, देश विदेश के मुकदमों में भागीदारी रखना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का मेंबर होना, मुझे बहुत कहा, पर आज का दिन उन सबको पीछे छोड़ गया है। अंत में यही कहूँगा, बापू के उन शब्दों को याद रखो जो उन्होंने कहे थे, कोट, आई अंडरस्टैंड, महात्मा गांधी जी सेड सो, आई अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी एज समथिंग दैट गिव्स द वीक द सेम चांस एज द स्ट्रॉन्ग। आपके समक्ष जिस व्यक्ति ने ये बात बापू की कही है, उसने अपनी पढ़ाई स्कॉलरशिप पर की है। जय भारत। की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है और इस सेमिनार में बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, जिन्होंने अपना संबोधन दिया, सेमिनार में अपने विचार रखे। सीएम गहलोत भी यहाँ पर मौजूद है और एक तरफ सीपी जोशी नजर आ रहे हैं तो एक तरफ सीएम गहलोत यहाँ नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी यहाँ नजर आ रहे हैं, शांति धारीवाल। तो आज विधायकों को संबोधित करते हुए जगदीप धनखड़ नजर आए और उन्होंने अपने मन की कई बातें भी कही, कई चीज़ें कही कि किस तरह से एक राज्यपाल जो होता है उसके लिए प्रोटोकॉल होता है, उसे संवैधानिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, संविधान का ध्यान रखना पड़ता है और उसी के हिसाब से उसे चलना होता है। तो आज ये सेमिनार जो आयोजित किया जा रहा है राजस्थान विधानसभा में, जिसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी संबोधन हुआ था जगदीप धनखड़ का, बंगाल के राज्यपाल का, और अब यहाँ पर इस मोमेंटो को भेंट कर ये सम्मान दिया जा रहा है राज्यपाल जगदीप धनखड़ को, सीपी जोशी, जिन्होंने ये मोमेंटो प्रदान किया। लंबे समय से हमें इंतजार था सर्वश्रेष्ठ विधायकों के पुरस्कार और सम्मान का। लंबे समय से हमें इंतजार था माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ आगमन का। किसी भी आयोजन को करना इतना आसान नहीं होता है और हट में उस मेहनत का वजूद ही मिट जाता है जो बहुत लंबे समय से की जा रही होती है। आज का ये गरिमामय आयोजन
अनुरोध करना चाहेंगे श्री शांति कुमार धारीवाल जी, संसदीय कार्य मंत्री राजस्थान, सब व्यक्त कर। माननीय राज्यपाल पश्चिमी बंगाल श्री जगदीप जी धनखड़, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय तथा राजस्थान विधानसभा में ही प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय गुलाब चंद जी साहब कटारिया तथा उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं आपके आगमन, राज्यपाल महोदय के आगमन पर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। वैसे तो स्वागत क्यों करूं, ये भी एक विषय है सोचने का, लेकिन जब इस बात पर चर्चा हो रही थी कि सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान किससे करवाया जाए और संविधान के बाबत जानकारी और ज्ञानवर्धन किस प्रकार किस व्यक्ति से करवाया जाए, तो ये तय हुआ कि हम में से ही उठ करके जो आदमी आज राज्यपाल के पद पर पहुंचा है, क्यों नहीं उनको निमंत्रण देकर के बुलाया जाए। महोदय, मैं जैसा समझता हूं, चाहे समाचार पत्रों से पढ़ूं, चाहे टीवी, सभी प्रांतों के राज्यपालों से सबसे ज्यादा एक्टिव आप हैं। क्योंकि मोटे तौर पर देखा जाता है कि किसी भी बात के निर्णय पर पहुंचने के लिए या तो विचार विमर्श हो, विचार विमर्श होने के बाद में निर्णय होता है, तो एक तरह से वो छलनी के माफिक होता है कि छन करके निर्णय हुआ है, और यह विवाद से होता है। होगा तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा, उसका निर्णय निकलेगा। तो मैं ये समझता हूं कि आप दोनों बातों में जो है दोनों तरह के निर्णय आपके क्रियाकलापों से होते हैं। वैसे देखा जाए तो मैं अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कई सेमिनार करवाए यहाँ पर। और देखिए, लोकतंत्र को, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए या संसदीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की सेमिनार अगर होती रहें, वक्त पर, समय समय पर होती रहें, तो निश्चित तौर पर जो है लोगों का ज्ञानवर्धन होगा, हमारे सदस्यों का ज्ञानवर्धन होगा। क्योंकि हर वर्ष हर चुनाव पर करीब 60% जो है वो विधायक नए आते हैं। वो नए जो विधायक आते हैं उनको ये भी मालूम नहीं होता कि ब्लॉक लेवल की जो मीटिंग होती है उसमें उनको अध्यक्षता करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती, जनप्रतिनिधि के क्या अधिकार होते हैं, जनप्रतिनिधि के क्रियाकलाप क्या होते हैं, जनप्रतिनिधियों को किस प्रकार से जो है संसदीय लोकतंत्र में जो है व्यवहार करना पड़ता है, इन सब बातों की जानकारी नहीं होती। इस प्रकार के सेमिनारों से निश्चित तौर पर जो है उनका ज्ञानवर्धन होता है, तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। तो मैं लंबी बात न कहता हुआ, क्योंकि जितने महानुभाव बैठे हुए हैं सब ने अपने अपने विचार किए। जहाँ तक सवाल हमारे चारों सर्वश्रेष्ठ विधायकों को, इनको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि इनका जो सिलेक्शन हुआ वो सर्वसम्मति से हुआ, और सर्वसम्मति से हुआ। इनके द्वारा जो परफॉर्मेंस जो है सदन में दी गई वो उसके कारण जो हुआ, उसके विस्तार से जो है कटारिया साहब ने इस बारे में बता दिया था। तो मैं आपको बहुत सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने आपके मार्फत इनको पुरस्कार दिलवाया। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आप हमारे बीच में ही कई सालों तक सदन में बैठे हैं, सारी संसदीय प्रणाली की के बाबत, संविधान के बाबत आपकी जो सी जानकारी रही है, निश्चित तौर पर जो है इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने वक्त निकाल करके यहाँ पर उपस्थित हुए, आप शरीक हुए। ये बहुत हमारे लिए गौरव की बात है कि राजस्थान का एक व्यक्ति बंगाल तक पहुँचा है हमारे बीच। बहुत बहुत हमारे लिए
तो मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद और आभार आप सभी का।